हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए गणित में बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न लेकर आए हैं, जो कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। तो इसलिए जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मैथ को हम लोग बहुत हार्ड समझते हैं, बट मैथ में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए जो है आप जो है हम समझाएंगे उसको आप नोट करते चलें और ध्यान रखें, सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन जो है इस तरह के ही पूछे जाते हैं। तो आपको मैथ से डरना नहीं है, उसकी तैयारी करनी है ठीक से। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, इस तरह से क्या होती है अनंत तक, ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। अगर इसमें 0 ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। ध्यान रखना इनको आप। अगला क्वेश्चन है, 15 सेमी भुजा वाले किसी घन से 3 सेमी भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? तो इसका आप ध्यान रखना, जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर या काट कर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो क्या करता है? संख्या पूछी है, उसने पूछा ना कितने घन, तो संख्या पूछी है। इसका मतलब क्या होता है कि बड़े वाले ठोस का आयतन बटे छोटे ठोस का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब। तो बड़ी के घन की भुजा 15 है तो 15 का क्यूब। छोटे की कितनी है? 3 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, 15 गुणा 15 और गुणा 15। तो यहाँ 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। तो कितना बचा? 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। इसका आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। फिर क्योंकि घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है तो क्या कर दिया? 3 बार लिख दिया इसको, 15 गुणा 15 गुणा 15 बटे में छोटे घन का आयतन यानी कि भुजा की घात 3, यानी मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसे सॉल्व कर लिया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 और 5 पंजे 25 पंजे 125। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, कम से कम लगभग 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अधिकतर लोग इसको गलत करते हैं। क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 2 को जो है प्रथम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो ध्यान रखें आप, 1 नहीं होती है, क्या होती है? 2 होती है। ये नहीं होती है, ये होती है 2, ठीक है ना। यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ध्यान रखिए इसको आप। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका देखेंगे, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र होता है 2n-4 इंटू 90 इक्वल टू, कितना दे रखा है उसने हमें? 2160 दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ऐसे कितना हो जाएगा भाई, 2n-4 इक्वल टू 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ कितना जाएगा? 9 दूनी 18, ठीक है। और कितना हो जाएगा? 3 9 चौक 36, तो इक्वल टू कितना आ गया? 24। तो हो जाएगा हमारे पास 2n इक्वल टू 24 और 4 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 28। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 14। कितनी भुजाएं आ गई? 14। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। बस सूत्र ध्यान रखना है, उसने कहा ना अंतःकोण, तो अंतःकोण निकालना सूत्र होता है 2n-4 इंटू 90 इक्वल टू जो भी दे रखा है वो, क्या रखा ना उसने? अंतःकोणों का योगफल।
वो कहता है बहिष्कोण, तो बहिष्कोण कोई सा भी बहुभुज हो उसके बहिष्कोण का योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें आप इसको। तो सूत्र क्या होता है 2n-4 इंटू 90 इक्वल टू जो दे रखा है, वहाँ से सॉल्व किया, 9 से काट दे, 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, 3 बचा, तो कितना होगा 36, 9 चौक 36। अब क्या बचा 2n-4 इक्वल टू कितना हुआ ऐसे 2n-4 इक्वल टू 24 हो गया था। इस 4 को उठा के उधर ले गए तो कितना हो गया, माइनस था जगह प्लस हो गया, तो कितना होगा 28। तो फिर 2 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो देखो भाई पहले प्रतिशत निकालते कैसे हैं, पहले देखो वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि हुई है 5,000 की, वृद्धि गुणा 100 बटे में कुल संख्या प्रारंभ में कितनी थी 60,000, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 25, तो कितना आ गया 25 बटे 3%, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। ध्यान रखें जब भी उसने पूछा ना वृद्धि, पहले तो हमें पता ही ये वृद्धि होनी चाहिए, कितनी वृद्धि हुई, तो 60 से 65 हुई है, तो इसका मतलब क्या 5,000 बढ़ी है। अब निकालनी है प्रतिशत में, कोई भी वैल्यू प्रतिशत में निकालनी होती है, क्या करना पड़ता है, प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना होता है 100 से गुणा करनी होती है। तो क्या हुआ वृद्धि गुणा 100 बटे प्रारंभ में कितनी थी, सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 25 बटे 3 आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है भाई, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। हम एक त्रिभुज की रचना कब नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, जब केवल 3 कोण दिए होंगे तो हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, कम से कम एक भुजा का दिया होना अनिवार्य होता है त्रिभुज बनाने के लिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, केवल तीनों कोणों से त्रिभुज नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो देखो यहाँ क्या मतलब है, 8 CP इक्वल टू 6 SP, मतलब CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, SP का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो मैं से एक वैल्यू निकाल लेते हैं हम, CP अपॉन SP इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या SP बड़ा है तो क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट देखना पड़ेगा ना, अगर विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा। तो यहाँ पे क्या देखो SP 8 है यानी कि बड़ा है, CP कितना 6, तो जब निकालेंगे इसको तो क्या होगा, अब लाभ कितना का हो गया भाई 2 रुपये, 8 में से आ गए 2 गुणा 100 बटे कितना है 6, क्योंकि CP कितना है, क्या होता है लाभ प्रतिशत का सूत्र, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि CP, तो 2 तिया 6 यानी कि 100 बटे 3, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया, पाई आलेख में इसका संगत कौन होगा। तो देखें भाई जब भी हम पाई चार्ट को सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है उसने 52 दे रखा है, बटे में कितना है 240, गुणा क्या करनी डिग्री में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 360 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, है कितना आ जाएगा 26, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो 3 छम 18 का 8, 80 टका 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना गया 78 डिग्री, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है भाई, नीचे तापमान सेंटीग्रेड में का एक डेटा दिया गया है, दे रखी संख्या -5 -8 -2 -3 2 0 5 4 8, डेटा का परिसर क्या है। पहली बात तो ध्यान रखें परिसर होता क्या है, परिसर का मतलब ये होता है कि
सबसे बड़ी यानी कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट टर्म, वही क्या कहलाता है, परिसर या रेंज कहलाता है। तो देखो भाई हाईएस्ट कितना है, 8 है। सबसे बड़ी संख्या 8 हो गई। सबसे छोटी, पहले आप लोग एक काम क्या करें, हम इनको पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लिया करें, तो उससे हमें क्या है, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा कभी भी। चलो हम ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, -8 हो गई। ध्यान से देखें आप, माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या होती है सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है ना। यदि कहीं -1 और लिखा है -2, तो छोटी कौन सी होगी, छोटी ये वाली होगी, बड़ी ये वाली बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे रेंज की, तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा पद ये वाला हो गया, सबसे छोटा पद ये हो गया, घटाना था। अब देखो यहाँ पे 8 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 8 रेट, ये हो गया 16। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, 16। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, गोले में कोई जो है शीर्ष नहीं होता है, जबकि प्रिज्म में भी शीर्ष बनते हैं, इस तरह बनता है प्रिज्म, शीर्ष होते हैं, ठीक है। शंकु में भी शीर्ष होते हैं, ठीक है। और तुम्हारा क्या, प्रिज्म में भी होते हैं, पिरामिड में भी होते हैं, तो किसी बार किसमें शीर्ष नहीं होते हैं, गोले में कोई शीर्ष नहीं होता है, ठीक है। ये सभी क्या होती है, 3D आकृति होती है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सी टाइट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कैसे लिख पाएंगे इसको, देखो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। 11,000 फिर 1100 फिर 11, सबको जोड़ दो इनको, तो वैल्यू बनेगी हमारे पास 12,111। क्वेश्चन घुमाकर पूछा था उसने, देखना इसको, ध्यान रखना आप इसको, ठीक है ना। तो 11,1111, इसका सही आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4। कोई भी संख्या पूछे आप इसको जोड़ लिया करें ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है, 5 प्रेक्षण x, x+2, x+4, x+6, x+8 का समांतर माध्य या माध्य 11 है, प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा। तो पहली बात तो देखें, माध्य, समांतर माध्य या माध्य होता क्या है। इसका मतलब होता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या ही समांतर माध्य कहलाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्रथम 3 पदों का, तो इसका मतलब क्या है, हमें x का मान चाहिए पहले यहाँ से। तो देखो भाई समांतर माध्य दे रखा उसने 11, हमने बताया पदों का योग x+2 प्लस, इधर से मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, दे देते हैं x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8। अपोन में कितना हो गया, संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, इक्वल टू कितना दे रखा है उसने, 11 दे रखा है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 और 1 5x, तो क्या 5x प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20 इक्वल टू 11 कितना हो जाएगी, 11 पंजे 55 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास x बराबर, इधर पहुँचे गए 35 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 7 35, x का मान आ जाएगा 7। अब x का मान आ गया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद निकालना है प्रथम 3 का, तो x बराबर कितना है हमारे पास 7 आया था, ठीक है। अब प्रथम 3 का पूछा है, तो कितना हो जाएगा x प्लस x+2 प्लस x+4, अब वन में कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 3x हो गया। अब 3x का मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, प्लस 4 और 2 6 बटे 3, 7 या 21 और 6 27 बटे 3 कितना आ गया 9 आ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, 13 14 18 16 19 और 22, इनकी माध्यिका
होगी। तो पहली बात तो हम ध्यान रखें, माध्यगम में क्या होता है, माध्यगम में पदों को जो है हमें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है। तो पहले लिख लेते हैं आरोही क्रम में 12, 13 और फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 भी है, फिर 19 भी है। तो कितने पद दे रखे, 6 दे रखे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब निकालनी है हमें माध्यिका ME। तो माध्यिका क्या होती है देखो भाई, अब या तो सूत्र होता है हमारे पास पदों की संख्या कितनी 6 है तो सम है n बराबर 6 यानी कि सम है। या तो सूत्र होता है n/2 व पद प्लस n/2 प्लस 1 व पद अपॉन 2। एक सीधा तरीका क्या होता है देखो, 6 पद है, 2 इधर छोड़ दिए, 2 यहाँ से छोड़ दिए, दोनों मिड वाले जो हैं 14 प्लस 16 अपॉन में 2। ठीक है, तो 16 14 कितना हो गया 30, 30/2 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुपर टाइट में पूछा गया क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभविक संबंध है। तो हम ध्यान रखें, एक सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। तो आप देखो ऐसे वैल्यू देखो, चेक करो, बहुलक बराबर कितना 2 गुणा माध्यिका माइनस इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो यहाँ से ध्यान से देखें, बहुलक बराबर इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ये क्वेश्चन तो लगभग लगभग हर बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, इसको आप ध्यान रखें। केंद्रीय प्रवृत्ति का जिक्र हुआ है, देखो उसने दिया क्या है भाई, बहुलांक मतलब बहुलक दे दिया, मोड हो गया है। ठीक है, मध्यांक मतलब माध्यिका हो गया है, मीडियन, मध्यमान का मतलब एवरेज यानी कि समांतर माध्य हो गया। तो केवल समांतर माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। इसके अलावा आपको जो भी मिलता है वही क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रसार जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें इस क्वेश्चन को आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कम से कम 4 या 5 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। पाई है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या पूर्णांक। इसको ध्यान रखना आप, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। बट एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, अगर उसने कहा है 22/7 क्या है, तो ये होगी एक परिमेय संख्या। क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें आप इस चीज़ को। अगर 22/7 दिया तो परिमेय संख्या, यदि उसने केवल पूछा है कि पाई क्या है तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312 के गुणनफल में इकाईकांक होगा। इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें गुणा करने की नीड है सबकी। बाकी क्या करते, सबकी गुणा करते फिर बाद में जो है इकाईकांक देखते हैं। ठीक है, तो इसमें करते क्या है देखो, इन दो को एक साथ ले लेते हैं, इन दो को एक साथ ले लेते हैं। इसका इकाईकांक कितना है 6, इसका कितना है 8। ठीक है ना, इकाईकांक ये 6, इसका 8। अब दूसरी देखो, यहाँ कितना है 2 गुणा 9, इकाईकांक 2 है, इसका 9 है, तो 8 6 48, यहाँ 2 9। ठीक है, अब इसका इकाईकांक देखो, यहाँ से देखो इकाईकांक कितना हो गया, तो कितना हो गया 8 गुणा 8 कितना हो गया 64 हो गया। तो यहाँ से देखने लास्ट में फाइनल क्या आया, इकाईकांक कितना है हमारे पास 4 आया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ध्यान रखें आप इस चीज़ के क्वेश्चन। अगर कहीं पर 0 मिल जाता संख्या में तो क्या कर लेते हैं हम, सीधा सीधा 0 हो जाता, फिर तो 0 होता 5 होता। अगला क्वेश्चन देखें आप,
किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं, तो वह संख्या होगी। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें। ऐसे क्वेश्चन को जो है हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं कुछ ही सेकंडों में, क्योंकि सबसे पहली बात क्या इसमें देखो, हमें विकल्प से बहुत हेल्प मिलेगी। उसने कहा है कि अंकों का गुणनफल कितना है, 6 है। तो देखो भाई आपस में गुणा कर देखो, 6 गुण 6 सही बात है, 2 तिया 6 सही बात, 5 तिया 15 ये वाला तो कट गया, ये तो वाला हो गया कैंसिल, होगा नहीं ये तो। तीसरा देखते हैं, 4 तिया 12 ये भी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन तो हट गया हमारे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, अब इन दोनों की बात करेंगे अब हम इन दोनों की, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अगर हम इसमें जोड़ देते हैं 9, तो 16 9 25, तो 16 का उल्टा 25 तो होता नहीं है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। तो आंसर कौन सा बचा अब, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखो अगर हम 23 में 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 32, और 23 का उल्टा क्या होता है 32 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ध्यान रखें बहुत ईजी तरीका है सॉल्व करने का इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, हम मैथ से घबराना नहीं है हमको। 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे। अब पहली बात तो ध्यान रखें कोटिपूरक कोण कहते किसे हैं। 2 कोटिपूरक कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, एक 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री योगफल होना चाहिए। यहाँ पे कहा 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। पहले चेक करते हैं, हमने बताया कि 2 कोटिपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90 होता है। तो देखो 65 और 35 कितना हो गया 100 हो गया, ये विकल्प गलत हो गया, ठीक है गलत हो गया। 70 30 हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। 70 और 110 180 हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर सीधा सीधा सामने कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो। हमें सोल्व करने की नीड ही नहीं हुई इसक्यों। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 65 में से अगर हम 25 घटाएं कितना बचेगा 40 तो बचेगा ना, ठीक है। तो पहली बात मेन चीज़ क्या, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमें। तो क्या हो गया कोटिपूरक कोण का योगफल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे किसका योगफल 90 डिग्री है। अगर वहाँ भी बात नहीं बनती फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे घटा के देखेंगे आपस में दोनों को कि किसका अंतर 40 आ रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये वाला ही था, आप इसको पहले चेक कर लें कि 90 है नहीं है, जहाँ तक होता है तो वहाँ कर लेते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं फिर ये चेक करना पड़ता है। इसका आंसर गुड, मतलब पहले कहने का मतलब है कि पहले जो है ऑप्शन आप कैंसिल करना सीखो कि ये हट गया तो कौन सा बचेगा वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका जिक्र अभी कर चुके हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, अभी लिखा था ना पीछे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, क्या बताया था रेंज। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर परिसर या रेंज कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण है। अब यहाँ पे बात की गई है संपूरक कोण की, तो ध्यान रखना संपूरक कोण क्या होता है कि 2 संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर वो कहे कोटिपूरक या पूरक तो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बात की गई है एक कोण का संपूरक कोण, यानी कोई भी कोण मान लिया हमने थीटा मान लिया, तो इसका संपूरक कोण कितना 180 माइनस थीटा हो जाएगा। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कितना हो जाएगा 90 में घटाना पड़ेगा ना, ठीक है। गुणा कितना करना है 3 गुना करना है, तो यहाँ जाएगा 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना भाई 9 तिया 70 2 70 माइनस का 3 थीटा, ठीक है। इसको उठा के इधर लेके जाएंगे, इसको उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ कितना जाएगा भाई 2 थीटा। क्यों देखो ध्यान से, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे जब इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा, ठीक है ना। इसको इससे काटेंगे कितना जाएगा 45, तो एंगल कितना आ गया हमारे पास 45। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ध्यान रखना कि 2 संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और 2 कोटिपूरक अथवा पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हमसे कहा जाए कि 60 का जो है कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे 90 में से घटा देंगे। कहता कि संपूरक कोण ज्ञात कीजिए तो 180 में से घटा देते हैं। ध्यान रखें चीज़ों का।
अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यदि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे 3 कोण दिए हैं। पहला कोण मान लिया हमने 2x, दूसरा मान लिया 3x, तीसरा मान लिया 4x, इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो x का मान चाहिए हमें, तो 3 और 2 5 और 4 9, 9 दूनी 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है ना। अब कोण अगर हम निकालें तो कोण कितना 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया 40 आ गया ना। ठीक है, अब दूसरा कोण निकालेंगे तो कितना जाएगा 3x, यानी कि तो 3 20 या 60 हो जाएगा ये। तो देखो 40 और 60 किस मारे हैं। ठीक है, तीसरा निकालेंगे तो 20 चौक 80, तो 40 60 80 ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। इस तरह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रदर्शन विधि जो है वो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। उसे लिखना कितना था 5050, लिख कितना दिया उसने 550। तो इसका मतलब क्या है, उसे जो है स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, वो स्थानीय मान को नहीं समझ पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 20 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो पहले समझें आप लोग कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसने भुजा दी है हमें, उसने पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा की घात 2। तो देखेंगे ऐसे, √3/4 गुणा भुजा कितनी आई 20 दे रखी है, गुणा 20 दे रखी है। ठीक है, तो 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 100√3। इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान समझें आप। उसने दे रखा है C1:C2, यानी कि सरकमफ्रेंस कितना दे रखा 3:1। अब जो रेशियो परिधि का होता है वही रेशियो उसकी रेडियस का होता है। इसका मतलब क्या होता है कि परिधि क्या होती है 2πr, और पहले की 2πr1 दूसरे की 2πr2, तो क्या होगा 2π से 2π कैंसिल, क्या बचा r1/r2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो अनुपात परिधि में होता है वही अनुपात त्रिज्या में होता है। हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो देखें ध्यान से, अब क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो ठीक है ना, ऐसा होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ, r1/r2 कितना 3/1, तो यानी कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, तो कितना हो जाएगा 9/1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखें आप इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लगाता ना पाई भी लगाता, πr1² होता है ना, यहाँ लगाता तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्टली r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ से क्या हो गया, क्षेत्रफल का अनुपात आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से इसको, ये कोई सर्किल है, ठीक है, ये केंद्र मान लिया इसका,
यहाँ पे कोई जीवा है, ठीक है, ये, और ये होती है त्रिज्या, ये रेडियस होती है, ठीक है, ठीक है ना। इसे केंद्र को मान लेंगे, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा, रेडियस दे रखी 10, कितनी दे रखी है 10, केंद्र से दूरी 6 दे रखी है। तो हमसे पूछा, पहले हम ये निकालेंगे ना, ए सी निकालेंगे। तो इस ध्यान से देखें, तो एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। एक कोण कितना हो गया, 90 हो गया वाला कोण, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देख सकते हैं हम, 10 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ठीक है ना। तो सीधा सीधा देख लेते हैं हम, ए सी का वर्ग बराबर कितना जाएगा, 10 100 में से 36 गए 64, तो कितना आ गया, ए सी बराबर 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। हमें निकालना है ए बी, क्या निकालना है, तो ए बी कितना होगा, 2 गुणा ए सी हो जाएगा। ये ए बी है ना, ए बी पूरा, तो इसका डबल कर दो, तो कितना होगा, 2 गुणा 8, कितना आ गया, 2 8 16 आ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 16। अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति कैसी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। गणित की प्रकृति जो है वो तार्किक होती है। गणित में क्या होती है प्रकृति, लॉजिकल होती है, लॉजिक होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। 2/3 और 3/4 का लघुत्तम होगा। तो पहले एक काम करते हैं, देखो ध्यान समझना इसको, 2/3 और 3/4। इसमें क्या होता है, क्या पूछा है, लैसे पूछा है। तो देखो जो चीज़ पूछेगा वो, जैसे मैं क्या बोल, लैसे पूछा है तो अंश का लैस है बटे हर का मैस है। ध्यान रखना, अगर वो कहता है ना मैस है, तो हम क्या करते, मैस है बटे हर का लैसे कर लेते। ध्यान रखने वाली बात, आप जो पूछा है वो ऊपर आएगा, तो लैसे क्या हो जाएगा, 2 और 3 का लैसे 6 हो जाएगा। अब मैसे निकालना है 3 और 4 का, 3 और 4 का मैसे क्या होगा, कोई चीज़ कॉमन है इसमें, नहीं है ना, बट एक चीज़ कॉमन होती है, क्या होता है, 1 कॉमन होता है। इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 3, इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 1। तो क्या हो गया, कॉमन 1 हो गया, तो मैसे क्या हो गया, 1 हो गया। मैसे जो होता है वो कॉमन वैल्यू होती है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। क्योंकि लैसे पूछा ना उसने, तो लैसे कैसे निकालते हैं, ऐसी वाली संख्या होगा, क्या करेंगे, अंश का लैसे बटे हर का मैसे। अगर वो कहता लैसे पूछता तो लैसे ऊपर हो जाता, वो मैसे ऊपर हो जाता, लैसे नीचे आता, यदि वो मैसे पूछता तो। यहाँ पूछा गया हमसे लैसे ज्ञात कीजिए आप, तो क्या करा हमने, अंश का लैसे बटे हर का मैसे। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं, क्या 1 तो होता है दोनों साथ, तो राइट आंसर कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 6। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ए और बी की आयु में 6:5 का अनुपात है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो पहले तो मान लेते हैं कितनी दे रखी आयु, एक की 6x मान ली, दूसरे की 5x मान ली, योग कितना दे रखा उसने 44, तो कितना हो गया भाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है भाई, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 8 वर्ष बाद का मतलब क्या हो गया, 6x थी इस टाइम, अब बाद का मतलब क्या होगा, प्लस 8 कर दो, यहाँ भी क्या कर दो 5x और प्लस का 8 कर दो यहाँ भी, ठीक है। देखते हैं, तो ऐसे देखते हैं, 6x प्लस का 8 अपॉन 5x प्लस का 8, तो रखो वैल्यू 6 गुणा कितना आई थी वैल्यू इसकी, 4 आई थी ना, प्लस 8 ऐसे रखेंगे, ऐसे अपॉन में 5 गुणा 4 प्लस 8, तो कितना आ रहा, 6 चौक 24 और 8 32 बटे 5 चौक 20 और 8 28, ठीक है, 4 8 32, 4 7 28, तो 8:7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कि उसने कहा था 8 वर्ष बाद, अब बाद का मतलब होता है प्लस, वो कहता है ना पहले क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, बट प्रेजेंट में दे रखी उसने 6x, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा है, ऐसे इसको जोड़ दे दोनों को, 6x प्लस 5x इक्वल टू 40 दे रखा उसने, 44 दे रखा पहले, यहाँ से x की वैल्यू आ गई।
फिर उसने कहा कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब पहले जो रखी थी वो रखी ऐसी, उसके बाद 8 वर्ष बाद का तो 8 जोड़ दिया, नीचे भी ऐसे किया, फिर क्या करा, एक्स की वैल्यू हमारे पास है रख दी और आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आता तो आप इसको क्या करें, रोक कर देख सकते हैं बार बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।